दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 7वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन का अध्याय 2 सल्तनत काल की शुरुआत। इस अध्याय में आप सल्तनत, प्रारंभिक तुर्क शासक यानी गुलाम वंश के शासन तथा शासकों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद, बलवंत तथा मंगोल आक्रमण के संबंध में जानेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं 7वीं कक्षा के इतिहास हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 2 सल्तनत काल की शुरुआत। दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म तथा शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे और इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। तो आप जान लीजिए दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हुआ। इन तुर्क शासकों का रहन सहन यानी सामाजिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक स्थिति थी वो भारतीय शासकों से भिन्न थी और तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 वर्षों तक शासन किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई थी। उसकी मृत्यु के समय लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में से एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गोरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित किया। ये तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया और अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों आपको इस बात से हैरानी हो सकती है, लेकिन उन दिनों गुलाम रखने की प्रथा थी। तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था, इसलिए वे गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदारी के पद भी सौंपे जाते थे। सुल्तान मोहम्मद गोरी की सेवा में भी ऐसे कई गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। आइए जानते हैं सल्तनत के सामने चुनौतियों के बारे में। दोस्तों सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जाति श्रेष्ठता और सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता और शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र न करें। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था और सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। तो आप जान लीजिए ये सल्तनत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अमीरों के आपसी षड्यंत्र से किस तरह बचकर सुल्तान अपना शासन कर सके। दोस्तों सुल्तान इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और बाहरी देशों से आए थे, इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा यानी धार्मिक वर्ग आदि को खुश करने के साथ ही हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोहों का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र और राज्य विस्तार और बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इनमें प्रारंभिक तुर्क खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख थे।
आइए अब शुरू करते हैं प्रारंभिक तुर्क शासक यानी गुलाम वंश के शासन के बारे में। दोस्तों, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। आइए एक क्रम से सभी सुल्तानों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दोस्तों, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता था और कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, लेकिन इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था। यहाँ पर आप चित्र में कुतुब मीनार का चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर कुतुब मीनार का और यहाँ पर अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ये आपको दर्शाया जा सकता है। और चित्र में देखिए, शासक और सैनिक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को दर्शाया गया है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर वह उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का शासन आता है। 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहा। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन यानी तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इल्तुतमिश का साम्राज्य दर्शाया गया है और इल्तुतमिश का साम्राज्य यहाँ पर इस बाउंड्री लाइन के माध्यम से आप देख सकते हैं पूरे उत्तरी भारत पर ये इल्तुतमिश का शासन स्थापित था, जिसमें पाकिस्तान में सिंधु झेलम चिनाब नदी से लेकर गंगा यमुना दोआब तक और बनारस, पटना, उज्जैन, ये सभी क्षेत्र जो थे वो इल्तुतमिश के शासन में शामिल थे। यहाँ पर आइए देख लेते हैं जो सल्तनत कालीन प्रशासन था उसके बारे में। दोस्तों देखिए, इल्तुतमिश ने जो केंद्रीय शासन था उसका विभाजन इक्ताओं में किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो है केंद्रीय शासन था, इसका जिम्मेदार या इसका मुखिया सुल्तान होता था। केंद्रीय शासन जो है या साम्राज्य कई एकताओं या प्रांतों को मिलाकर बना हुआ था। प्रांत या एकता का शासन इक्तादार या अक्तादार चलाता था और प्रांत का निर्माण कई परगनों को मिलाकर होता था। परगना जो है ये कई ग्रामों को मिलाकर होता था। परगना का जो मुख्य अधिकारी होता था वो परगना अधिकारी होता था और कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था। गांव में मुखिया, पटवारी और चौकीदार होते थे। आइए देख लेते हैं शासन व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य, राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसे दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनैतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने इक्ता यानी अक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली थी। दोस्तों, सुल्तान ने अपनी सल्तनत या राज्य को कुछ प्रांतों में बांटा था। प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक्तादार अथवा अक्तादार कहा जाता था। दोस्तों, इसी तरह स्थानीय शासन की और भी सुनियोजित व्यवस्था जो है प्राचीन काल में भी थी। इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और अपने नियंत्रण क्षेत्रों से कर वसूल करते थे। अपने इक्ते से इकट्ठे किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के उपरांत जो कर बचता था उसे इक्तादार सुल्तान को भेज देते थे।
दोस्तों देखिए, इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी या फिर प्रथम महिला शासिका थी। इल्तुतमिश ने दोस्तों आप जान लीजिए कि रजिया सुल्तान की योग्यता से प्रभावित होकर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी था और दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया गया था, लेकिन सरदारों और उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी थी। रजिया से पूर्व आप देख सकते हैं दोस्तों, मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया था, लेकिन मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया थी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 महीने तक शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती। अमीरों को शीघ्र ही पता चल गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरदार किसी भी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। रजिया के बाद उसका एक भाई और 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने जो अयोग्य थे। इसलिए इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सोचिए और बताइए कि उस समय लोगों व दरबारी अमीरों ने रजिया का विरोध क्यों किया होगा, और यदि रजिया आज शासक होती तो क्या उसका विरोध होता। दोस्तों उस समय जो मध्यकालीन स्थिति थी, कोई महिला शासक बने और पुरुषवादी जो मानसिकता के लोग थे उन पर शासन करे, लोगों को मंजूर नहीं था। लेकिन वर्तमान में स्त्री पुरुष अधिकारों में समानता की बात की जाती है। रजिया आज शासक होती तो उसका विरोध ऐसे नहीं होता, क्योंकि पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव का निषेध किया गया है। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक शासन किया। 40 तुर्क सरदारों का दल इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते, जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलवन था उसको अपना नायक बनाया। बलवन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलवन गद्दी पर बैठा था। बलवन ने दोस्तों 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलवन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उसने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया और साफ कराकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण करवाया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया। बलवन ने कानून लागू करने में कठोरता बरती। उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलवन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों को सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह न तो कभी मजाक करता था न ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने, बैठने आदि के बारे में नियम बनाए जिनका कठोरता से पालन किया जाता था। बलवन ने दरबार में सिजदा और पैबोस परंपरा प्रारंभ की। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई जिससे राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। बलवन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए
उसने उनका वेतन सदैव समय पर दिया और उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया था। तो इस तरह से बलवन का जो शासन और प्रशासन था वो अत्यंत सुदृढ़ और सधा हुआ था और उसने 1256 से 1287 तक दिल्ली पर शासन किया था। आइए देखते हैं मंगोल आक्रमण के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत और चीन के उत्तरी भाग में जो है मंगोल साम्राज्य, जो चंगेज खान का साम्राज्य है, ये मंगोलों का राज्य कहा जाता था। ये यहाँ पर आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। ये मध्य एशिया का बहुत बड़ा भाग है जिस पर मंगोल शासन करते थे। दोस्तों बलवन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने और मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। ये नए आक्रमणकारी मंगोल थे जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। यहाँ पर देखिए चित्र में चंगेज खां का जो है चित्र या प्रतिरूप दर्शाया गया है। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलवन भली भांति अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई और नए दुर्गों का निर्माण करवाया। वहाँ पर हृष्ट पुष्ट सैनिक और विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहाँ पर की गई थी। क्या आपको पता है कि मंगोल शब्द से ही फारसी शब्द मुगल का उद्भव हुआ है? तो जान लीजिए दोस्तों, फारसी शब्द जो मुगल है इसका उद्भव मंगोल शब्द से ही हुआ है। बलवन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलवन ने प्रदान की उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा था। यहाँ पर देखिए चित्र में चांदी का टंका जो है इसको प्रदर्शित किया गया है। देखिए इस अध्याय में आए हुए प्रमुख शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं। मलिक सरहिंद और पंजाब के मुसलमानों की एक सम्मानजनक उपाधि थी। इक्ता तो प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। मंगोल मध्य एशिया, तिब्बत और चीन के क्षेत्र में रहने वाली जाति थी। सिजदा जो है एक प्रथा थी जिसमें घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना होता था। पायबोस, ये सुल्तान के चरणों को चूमना, ये पायबोस कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक तुर्क वंश या गुलाम वंश के शासन को। प्रारंभिक तुर्क वंश या गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा और कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था जो मोहम्मद गोरी के बाद यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान बना था और लाहौर से इसने अपना शासन किया 1206 से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश का शासन 1210 से 1236 था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक जो है सुल्तान रही और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक और फिर गयासुद्दीन बलवन 1265 से 1287 तक शासक रहा था। आइए दोस्तों इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं वैसे तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभिक शासन था कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में था, लेकिन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता और दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत में प्रारंभिक तुर्क वंश यानी गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलवन आदि शासकों ने शासन किया था। बलवन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए क्या किया? तो दोस्तों बलवन ने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए सबसे पहले पुराने किलों की मरम्मत करवाई, नए किलों का निर्माण करवाया। वहाँ पर विश्वसनीय और अनुभवी तथा जो शक्तिशाली हृष्ट पुष्ट सैनिक थे इनको नियुक्त किया।
उनके लिए शस्त्र और भोजन सामग्री की व्यवस्था भी की गई थी। अब आइए सही मिलान करना है दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो आप जान लीजिए 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया। टका और जीतल, चांदी का टंका और जीतल का जो प्रचलन है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। प्रथम मुस्लिम शासिका ये रजिया सुल्तान थी और सिजदा और पैबोस प्रथा बलवन के द्वारा शुरू किया गया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कुतुब मीनार को किसने पूर्ण करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ था, लेकिन इसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। प्रांत या इक्ता का प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो इसे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था, इक्ता के अधिकारी को। इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 2 पढ़ा, जो था सल्तनत काल की शुरुआत। इस अध्याय में आपने सल्तनत के अंतर्गत प्रारंभिक तुर्क शासकों यानी गुलाम वंश के शासन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद और बलवन के बारे में पढ़ा। साथ ही आपने मंगोल आक्रमण के संबंध में भी इस अध्याय में जाना है। ये अध्याय इतिहास को या मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल आसानी से और सटीक रूप से समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस अध्याय को पढ़िएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप अलग से नोट करिएगा और काफ़ी चीज़ें इसमें से आपको समझने को मिलेंगी कि किस तरह से प्रारंभिक जो तुर्क शासन था वो किस तरह से लाहौर और फिर दिल्ली को केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित करके शासन चलाया गया था। आगे के अध्याय में दोस्तों आपको बता दें कि इसमें हम सल्तनत के विस्तार, खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। तो ये अध्याय आज का यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।